नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा और ये इसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एसी को डैश द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या बढ़ाया जा सकता है किसको? करंट या वोल्टेज को, ठीक है। करंट या वोल्टेज को तो ये किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। और इन्वर्टर, इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? डीसी को एसी में बदलना यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलना। और ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, ठीक है। अगर ये वोल्टेज को घटा रहा है तो मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है वो क्या करता है? करंट को घटाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जो वोल्टेज को घटाएगा वो करंट को बढ़ाएगा। तो देखिए आप लोग जल्द ही जो है ई बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, 1 से 2 दिन में ये ई बुक जो है वो लॉन्च हो जाएगी, जो कि प्योर जो है हिंदी में रहेगा, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स उसमें इंग्लिश में लिखे होंगे। चलिए, शुद्ध प्रतिरोधी यानी प्योर रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो होता है इकाई। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई ही, ठीक है। इकाई होता है, एक होता है यूनिटी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात की जा रही है, इसका पूछा है पावर फैक्टर। तो देखिए प्योर अगर आप सबको दिखे शब्द प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो उसका पावर फैक्टर जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। अगर केवल बात की जाती इंडक्टिव सर्किट की तो जो हमारा पावर फैक्टर होता वो लैगिंग होता। लेकिन प्योर अगर इंडक्टिव सर्किट की बात की जाएगी तो पावर फैक्टर उसका क्या होगा? 0 होगा। याद रखना है, क्यों? क्योंकि प्योर अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और जब कोण 90 डिग्री का होगा और पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई, तो हमारा कॉस फाई निकल करके क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाए या प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात की जाए तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट का परिपथ शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होता है? तो देखिए चाहे वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें या प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें, पावर फैक्टर क्या होगा? वो 0 होगा। और यही केवल अगर दिया रहता कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर तो ये क्या होता? लीडिंग होता, ठीक है। अगर प्योर दिया है तो 0 हो जाएगा। केवल प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यही बात लिखी गई है जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, ठीक है, उसमें जो पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है, ठीक है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है, 0 लैगिंग होता है, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाए तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? 0 लीडिंग होता है, ZPF लीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका ZPF लैगिंग होता है, ठीक है। यानी प्योर रेजिस्टिव तो यूनिटी पावर फैक्टर, और यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये है वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होते हैं। और प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब क्या होता है? 0 लैगिंग का मतलब ये है जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से कितना डिग्री? 90 डिग्री।
और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें जीरो लीडिंग का मतलब क्या है, जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आरएलसी सर्किट जिसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सई हो तो क्या होगा। तो देखिए एक्सएल मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर आपका लैगिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। यही अगर एक्ससी ज़्यादा होता तो पावर फैक्टर कैसा होता, लीडिंग हो जाता। ठीक है, इन शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा, तो देखिए इंडक्टिव परिपथ में धारा इस बार पूछ लिया है। ठीक है, तो करंट कैसा होता है इंडक्टिव सर्किट में, ये लैग करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री से पश्चिगामी होगा। ठीक है, 90 डिग्री से लैग करेगा। यही अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाती तो करंट क्या करता, लीड करता, हमारा उत्तर बी वाला हो जाता। यही प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाती तो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो सी वाला हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या है, ए वाला 90 डिग्री से लैगिंग होगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यानी शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज है, तो यहाँ देखिए वोल्टेज अब पूछ लिया है, तो वोल्टेज करंट क्या होता है, करंट लीड करता है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो 90 डिग्री वोल्टेज से लीड करता है, यानी वोल्टेज पूछा है तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री से लैग होगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला। ठीक है, 90 डिग्री से पश्चिगामी होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड। आर क्या है, आर है आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को जेड क्या है, यहाँ इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस हिंदी में इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, आर बाई जेड होता है क्या, आपका पावर फैक्टर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, और किलो वाट इज इक्वल टू के वी ए कॉस फाई, और किलो वाट इज इक्वल टू के वी ए साइन फाई। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें जो सही है वो है आपका सी वाला। ठीक है, किलो वाट जो है, किलो वाट इज इक्वल टू होता है के वी ए कॉस फाई। वी ए क्या होता है, वी ए होता है आपका अपेरेंट पावर, किलोवाट क्या होता है, ये होता है एक्टिव पावर, और के वी ए आर क्या होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अपेरेंट पावर जो है वी ए, ठीक है, इसमें अगर हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्टिव पावर मिल जाएगा जो कि किलोवाट होता है। तो इस वजह से ये जो होगा सी वाला वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो डीसी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो इस वजह से आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा उसमें ए वाला। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई होगा। ठीक है, उसका जो पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो किस में होता है, पावर फैक्टर जो है डीसी सर्किट के लिए 1 होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो ये सब इन सभी में से कोई नहीं होगा हमारा उत्तर, हमारा उत्तर होगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति के घटने से यानी फ्रीक्वेंसी के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपको पता होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला यानी एक्सएल का क्या फार्मूला होता है, तो एक्सएल का फार्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा को अगर 2 पाई एफ लिखें तो एक्सएल इज इक्वल टू आएगा 2 पाई एफ एल। तो आप देखेंगे जो एक्सएल है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है वो भी घट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला घटेगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपको पता होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी,
एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ω/c। तो 1/ω को अगर हम 2πf लिख देंगे तो एक्स सी इज इक्वल टू मिलेगा 1/2πfc। तो यानी जो फ्रीक्वेंसी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो घटेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला घटेगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लिखा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा को अगर हम 2πf लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2πfl। एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c और ओमेगा को 2πf लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा, तो देखिए इंडक्टिव अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो फ्रीक्वेंसी आधा हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्टली वेरी करता है। तो मतलब जो है फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आधा हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा होने की वजह से जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या होगा, वो 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी वाला 2 गुनी हो जाएगी। क्यों होगा 2 गुना, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक तरह का रुकावट है, रुकावट आधा होने की वजह से क्या होगा, जो करंट जो फ्लो होगा, ठीक है, वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर बी वाला होगा, 2 गुना हो जाएगा। 100 साइकिल पर सेकेंड, इसी को हर्ट्स कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। 100 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि फ्रीक्वेंसी घटाकर जो है 50 हर्ट्ज हो जाती है तो रिएक्टेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी पहले थी 100 साइकिल पर सेकेंड, अब जो है 50 साइकिल पर सेकेंड कर दिया गया है। यानी 100 हर्ट्ज था पहले, अब 50 हर्ट्ज कर दिया गया है, मतलब आधा कर दिया गया है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, वो जो है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली वेरी करता है। यानी जो है अगर फ्रीक्वेंसी आधा कर दिया गया है तो रिएक्टेंस क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 ओम है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हमारा, यानी 50 ओम हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।